मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों। हम लोग रेलवे ग्रुप डी और यूपीपी में बायोलॉजी से आने वाले क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आइए इसी का थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, टॉपिक इसी का है दोस्तों, कोशिका विभाजन। कौन सा भाग है? कोशिका विभाजन। ध्यान समझिएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन अर्थात एक कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होने की क्रिया जो होती है वह कोशिका विभाजन से होती है। इसमें दोस्तों जो कोशिका होती है ये समान रूप से दो भागों में बंटकर दो नए कोशिका का निर्माण कर देती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोशिका विभाजन का मतलब होता है कोशिका का दो भागों में बंटना, लेकिन अलग होने की प्रक्रिया नहीं कहलाती दोस्तों। मान लीजिए ये कोशिका थी, क्या थी दोस्तों? कोशिका थी। ये ऐसे इस तरह से दो भागों में बंट जाती है, लेकिन यह अलग नहीं होती है। इस तरह से जो विभाजन होता है इसी को कहते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के संबंध में सबसे प्रथम तथ्य जो दिए थे वो रोडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन के बारे में अपना पहला सिद्धांत दिया था। इन्होंने ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत लेके इन्होंने ही यही आए थे और इन्होंने ही बताया था कि जो भी कोशिकाएं होती है उनका निर्माण जो होता है उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। अर्थात ये दोस्तों जो है ये पैतृक कोशिका या मादा कोशिका कहलाती है, और ये जो निर्माण हुआ है ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग जो निर्माण हुई है ये संतति कोशिका कहलाती है। कौन सी कोशिका दोस्तों? संतति कोशिका कहलाती है। अर्थात कोशिका विभाजन के बारे में संबंध प्रथम वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया था। दोस्तों कोशिका विभाजन जो होता है यह तीन प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन जो दोस्तों होता है यह तीन प्रकार से होता है। नंबर एक होता है दोस्तों आसूत्री विभाजन। दोस्तों कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। एक होता है आसूत्री विभाजन, एक दोस्तों होता है दूसरा समसूत्री विभाजन। कौन सा दोस्तों? समसूत्री विभाजन। और एक होता है तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों? असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। असूत्री विभाजन में जो कोशिका होती है दोस्तों यह समान रूप से दो भागों में बंट जाती है। असूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों? इसमें कोशिका जो होती है समान रूप से दो भागों में बंट जाती है। दो भागों में बंट जाती है दोस्तों, दो भागों में बंट जाती है और दो संतति कोशिका का निर्माण, संतति जीव का निर्माण, संतति कोशिकीय जीव का निर्माण करती है दोस्तों। संतति कोशिकीय जीव का निर्माण कर देती है। यह जो दोस्तों असूत्री विभाजन होता है यह खासकर प्रोकैरियोटिक प्राणी में होता है। इसमें दोस्तों प्रोकैरियोटिक प्राणियों में होता है। प्रोकैरियोटिक प्राणियों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जीवाणु, विषाणु, शैवाल, ये सभी में कैसा विभाजन होता है दोस्तों? असूत्री विभाजन होता है। वहीं बता दे दोस्तों, पर प्रोकैरियोटिक को छोड़ दीजिए, इसमें एक कोशिकीय जीव भी आते हैं, एक कोशिकीय जीव। इसमें कौन से आते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आप लोग को पता होगा? एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? अमीबा होता है, पैरामीशियम, कौन सा दोस्तों? पैरामीशियम, यूग्लिना आदि प्रकार के जो जीव होते हैं कोशिकीय, वो भी उनमें जो विभाजन होता है दोस्तों असूत्री विभाजन होता है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में जो होता है उसमें मुख्य रूप से केंद्रक का विभाजन होता है। अर्थात एक कोशिकीय विभाजन में दोस्तों जो होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन मतलब एक कोशिकीय जीव में जो विभाजन होता है इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये जीव है एक कोशिकीय, उसमें एक केंद्रक है। ये जो जीव का शरीर है दोस्तों या धीरे धीरे पतला होने या बीच में दोस्तों धीरे धीरे पतला होने लगता है, और बीच में क्या होने लगता है दोस्तों, धीरे धीरे पतला होने लगता है। बीच में धीरे धीरे दोस्तों पतला होने लगता है, जिसके कारण केंद्रक लंबा होता चला जाता है। और दोस्तों यह प्रक्रिया चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है यह अधिक पतला हो जाता है, अधिक पतला हो जाता है, और इससे दो जीव का निर्माण होता है। दोस्तों इस तरह से कुछ दो भागों में ये बट जाता है, दो भागों में इसका केंद्रक भी बट जाता है दोस्तों। और इसमें जब धागे का निर्माण हो जाता है, ये बंध जाता है, ये केंद्रक दोनों अलग हो जाते हैं और पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और इस तरह से दो नए संतति कोशिका का निर्माण होता है। दो नए दोस्तों संतति कोशिकीय जीव का निर्माण हो जाता है। संतति कोशिकीय जीव का दोस्तों क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये वाला दोस्तों मादा कोशिका कहलाता है या मादा जीव कहलाता है। या किसमें होता है दोस्तों, असूत्री विभाजन में। जैसे आप लोग आटे की लुई देखे होंगे दोस्तों, जैसे आटे को मतलब आटे का लुई होता है, अलग कर दिया जाता है तोड़ तोड़ के, सेम उसी तरह से यह भी प्रक्रिया होती है। अगले आता है दोस्तों अगला आता है समसूत्री विभाजन। क्या है दोस्तों समसूत्री विभाजन, क्या है आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से असूत्री विभाजन में जो कोशिका थी दो भागों में बंटकर संतानत कोशिका का निर्माण करती थी और अपना अस्तित्व खो देती थी, अपना शारीरिक संरचना को खो देती थी। लेकिन समसूत्री विभाजन में सेम प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें भी दो समान संतति कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, दो समान संतति कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो जीव होता है वह अपना दोस्तों संतति कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन जो ये कोशिका होती है दोस्तों यह अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये कोशिका है दोस्तों, जब ये कोशिका समसूत्री विभाजन करेगा, जब कोशिका क्या करेगा दोस्तों, समसूत्री विभाजन करेगा, ये क्या करेगा, यहीं से दो भागों में इसे बट जाएगी और यह एक नई कोशिका का निर्माण इस तरह से कर देगी दोस्तों। ये वाला कोशिका जो कहलाएगा दोस्तों, ये पैतृक कोशिका या मादा कोशिका कहलाती है, पैतृक कोशिका या मादा कोशिका कहलाती है। और इससे जो ये इनका निर्माण हुआ दोस्तों, ये संतति कोशिका कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों, संतति कोशिका कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, समसूत्री विभाजन में भी दो समान भागों में संतति कोशिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो डीएनए में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है कुछ इस तरह से होता है। इसके जो गुणसूत्र होते हैं, इसके हर एक एलिक्स जो होते हैं, हर एक जो संरचना बनाती है इस तरह का, ये अलग हो जाते हैं और समान रूप से बटने लगते हैं। इसके दोनों अलग हो जाते हैं दोस्तों, इसके दोनों भी अलग हो जाते हैं। और ये क्या करने लगते हैं, ये इसके साथ बना लेता है बॉन्ड, ये इसके साथ बनाने लगता है, और इस तरह से ये समान रूप से दो भागों में बट जाते हैं। तो एक विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन। तो दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है मुख्य रूप से दो चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों, दो चरणों में होता है, या दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है दोस्तों, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक में केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है दोस्तों, और एक में कोशिका का विभाजन होता है। इसका दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रक जो विभाजित होता है इसे कैरियोकाइनेसिस क्रिया कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और ये दोस्तों जो केंद्रक कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, किसका दोस्तों, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है इसे साइटोकाइनेसिस क्रिया कहा जाता है। कौन सा क्रिया दोस्तों, साइटोकाइनेसिस क्रिया कहा जाता है। दोस्तों जो कैरियोकाइनेसिस क्रिया होती है
यह 5 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में दोस्तों? 5 चरणों में कंप्लीट होती है, जिसमें से इसके प्रथम चरण का नाम है इंटरफेज। कौन सा फेज दोस्तों? इंटरफेज। इंटरफेज इंटरफेज की क्रिया में होता क्या है दोस्तों? इंटरफेज की क्रिया में क्रोमोसोम का विभाजन होता है। किसका दोस्तों? क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है। और क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए। डीएनए का विभाजन किस क्रिया में हो जाता है दोस्तों? किस क्रिया में हो जाता है? इंटरफेज की क्रिया में हो जाता है। अगली क्रिया इसकी आती है दोस्तों प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज क्रिया होती है दोस्तों। प्रोफेज की क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है। इसका विभाजन होता है दोस्तों केंद्रक का। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अर्थात केंद्रक का विभाजन मतलब अर्थात केंद्रक की झिल्ली गायब हो जाती है दोस्तों। केंद्रक की जो झिल्ली होती है यह गायब हो जाती है। केंद्रक इसी प्रक्रिया में दोस्तों केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। जो इसका केंद्रिका भाग होता है, केंद्रक का जो केंद्रिका भाग होता है दोस्तों, यह भी गायब हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है दोस्तों? गायब हो जाता है। अर्थात प्रोफेज में पूर्ण रूप से केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरी क्रिया आती है जिसे मेटाफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेटाफेज। इस फेज में दोस्तों चाहे वह कोशिका द्रव्य का कोशिकांग हो, किसका दोस्तों? कोशिका द्रव्य का कोशिकांग हो, कोशिका द्रव्य का कोशिकांग हो या कोशिका द्रव्य हो। दोस्तों कोशिका द्रव्य और कोशिकांग, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग और केंद्रक जो विभाजन हुआ है दोस्तों उसके केंद्रकांग। दोस्तों केंद्रक जो विभाजन हुआ है उसके केंद्रकांग, इन पर धागे बांधने का काम होता है। इन पर धागे बांधने का काम होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? धागे बांधने का काम होता है मेटाफेज की क्रिया में। किस क्रिया में दोस्तों? मेटाफेज की क्रिया में। अगला दोस्तों आता है, इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका अध्ययन दोस्तों कल करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन का। आज इतना ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथी क्रिया आती है एनाफेज। कौन सा दोस्तों? एनाफेज। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर धागा बांध उठा है, हर एक कोशिका जो होती है विभाजन होने के लिए तैयार रहती है। तो एनाफेज क्रिया में जल्दी से उसको काट दिया जाता है, मतलब जल्द से जल्द उसे विभाजित कर दिया जाता है। इसमें सभी कोशिकांगों को दोस्तों और कोशिका द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को बांट दिया जाता है। 2 भागों में बांट दिया जाता है। 2 भागों में क्या कर दिया जाता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में 2 भागों में बांट दिया जाता है। दोस्तों। और बांट देने के बाद ये कहाँ जाने लगते हैं? ये दोस्तों बांट देने के बाद ये ध्रुवों की ओर, किसकी ओर दोस्तों? ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। ध्रुवों की मतलब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये कोशिका है, ये जब 2 भागों में बढ़ जाते हैं तो ये कुछ भाग इस तरफ आने लगते हैं और कुछ भाग इस तरफ आने लगते हैं। ये दोनों ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ध्रुव। तो ये ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। इसका लास्ट चरण होता है दोस्तों टेलोफेज। कौन सा फेज दोस्तों? टेलोफेज। टेलोफेज की क्रिया में दोस्तों यहाँ पूर्ण विभाजन हो जाता है। टेलोफेज की क्रिया में क्या हो जाता है दोस्तों? पूर्ण विभाजन कंप्लीट हो जाता है। पूर्ण विभाजन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसमें सभी कोशिकांग गमन जो कर रहे थे वो पुनः ध्रुवों से पुनः मध्य की ओर आने लगते हैं और इसमें केंद्रक झिल्ली पुनः स्पष्ट होने लगती है दोस्तों, और केंद्रिका पुनः स्पष्ट होने लगती है। इस तरह से जो कोशिकांग होते हैं जो 2 भागों में बट जाते हैं, इस समान रूप से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। कुछ भाग दोस्तों इस तरफ बट जाते हैं और कुछ इस तरह से बट जाते हैं। इस तरह से 2 समान कोशिका का निर्माण हो जाता है, समान गुणधर्म वाले। इस तरह से दोस्तों समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग को एक चीज बताए थे साइटोकाइनेसिस क्रिया, साइटोकाइनेसिस या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? मेटाफेज से। और संपूर्ण क्रिया में किसका विभाजन हम लोग कर रहे थे? केंद्रक का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी समसूत्री विभाजन को, किसको दोस्तों? इसी समसूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है। प्रत्यक्ष कोशिका का विभाजन
समसूत्री विभाजन को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें केंद्रक भी दो भागों में बंट रहा था और केंद्रक के साथ साथ केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग भी दो भागों में बंट रहे थे। केंद्रक झिल्ली भी दो भागों में बंट रही थी दोस्तों। और यहाँ तक कि दोस्तों केंद्रक झिल्ली छोड़ दीजिए, कोशिका झिल्ली भी दो भागों में बंट रही थी। इस तरह से इसी को समसूत्री विभाजन को पूर्ण विभाजन कहा जाता है। आइए देखते हैं समसूत्री विभाजन होता कहाँ दोस्तों। तो जो समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, ये जो समसूत्री विभाजन होता है, ये शारीरिक क्रिया को मतलब शारीरिक कायिक को बनाने के लिए, कायिक संरचना बनाने के लिए होता है दोस्तों। समसूत्री विभाजन किसका निर्माण करती है? कायिक संरचना का निर्माण करती है। किसका निर्माण दोस्तों? कायिक संरचना का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों आपको घाव अगर हो जाता है तो घाव को भरने में जो विभाजन काम आता है वह समसूत्री। तो घावों को भरने में आप जो वृद्धि और विकास करते हैं दोस्तों, वृद्धि मतलब आपकी जो लंबाई बढ़ती है, आप जो मोटे पतले दुबले होते हैं, वह सभी कौन भाग लेते, मतलब उसमें कौन सा कोशिका विभाजन भाग लेता है? तो वह समसूत्री विभाजन। कौन सा दोस्तों? समसूत्री विभाजन भाग लेता है। अर्थात सारी कायिक संरचना का निर्माण करने का काम कौन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक चीज और बता दें दोस्तों, इस समसूत्री को सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे वाल्थर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक जो थे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। यह इन्होंने 1879 ईस्वी में, मतलब इन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने समसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था 1879 ईस्वी में। काम क्या करता है दोस्तों? तो यह कायिक संरचना बनाता है। जैसे आप कहीं चोटिल हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, कट पिट जाता है, तो उसको भरने का काम कौन करता है? समसूत्री विभाजन। आप जो वृद्धि करते हैं, मतलब जो आपकी लंबाई बढ़ती है, आप जो मोटे पतले दुबले होते हैं, वह काम कौन करता है? समसूत्री विभाजन करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ना थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, लक्ष्य अपना पाने को लगातार सफर अभी जारी है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अब तक तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन कहते किसे हैं और यह कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं के अंदर जितने भी पदार्थों पहले आधे में बटे, मतलब अर्ध रूप में बटने की क्रिया अर्धसूत्री, मतलब और गुणसूत्र भी आधे में बट जाए, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोशिकांग में उपस्थित कोशिका में उपस्थित पदार्थ अर्थात दोस्तों गुणसूत्र, केंद्रक, इन सभी को दोस्तों अर्ध विभाजन की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। जब यह क्रिया पूर्ण हो जाती है दोस्तों, ये पुनः संलयित होकर किसी अन्य माध्यम में संलयित होकर पुनः संपूर्ण कोशिका का निर्माण करते हैं दोस्तों। पुनः पूर्ण कोशिका का निर्माण करते हैं, संपूर्ण कोशिका का दोस्तों। यही क्रिया कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन क्रिया कहलाती है दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है, एक मिनट दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की दोस्तों जो क्रिया होती है, यह किन कोशिकाओं में होती है? यह प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है दोस्तों। किसमें? प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। प्रजनन वाली कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। प्रजनन वाली कोशिकाओं में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रजनन वाली कोशिकाएं भी होती हैं। वही देखिएगा दोस्तों, जंतुओं और पौधों में प्रजनन की स्थिति अलग होती है। ओके दोस्तों, यह प्रजनन वाली क्रियाओं में जो होती है दोस्तों, किस तरह से, जैसे मान लीजिए जंतुओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें दोस्तों, जंतुओं में, किसमें, जंतुओं में दोस्तों, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन जब होता है दोस्तों, तो कहाँ किसका निर्माण होता है और क्या बनता है, कहाँ होता है दोस्तों। जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन, यही देखते हैं कहाँ होता है दोस्तों। जंतुओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के कारण शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। जंतुओं में शुक्राणु और दोस्तों किसका, अंडाणु का निर्माण होता है। आपको बता दें दोस्तों, जो शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका दोस्तों, जो शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, यह नर में होता है। इसमें दोस्तों, जंतुओं जो जंतु होते हैं, यह नर में होता है। शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है दोस्तों, नर में होता है। और नर में कहाँ होता है दोस्तों, नर के विसरण में होता है। किसमें दोस्तों, नर के विसरण में होता है। वही दोस्तों, जो अंडाणु का निर्माण होता है, किसका, जो अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों, यह मादा में होता है। किसमें होता है दोस्तों, मादा में। वो भी कहां पर दोस्तों, गर्भाशय में। अंडाणु का निर्माण कहां होता है दोस्तों, गर्भाशय में होता है। ओवरी में, कहा दोस्तों, ओवरी में। शुक्राणु को दोस्तों इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। वही अंडाणु को, किसको दोस्तों, सॉरी अंडाणु रहेगा, अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओवम। वही दोस्तों, अगर पौधों में बात करें, किसमें दोस्तों, पौधों में, पादपों में, पादपों में दोस्तों, पादपों में अर्धसूत्री विभाजन जो देखा जाता है, उसके कारण ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है और किसका निर्माण होता है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। अर्धसूत्री, पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण, अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों परागकण का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, परागकण का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है दोस्तों। परागकण का और अंडाणु का निर्माण होता है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन के कारण शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है नर में होता है, भीषण में। वही दोस्तों, अंडाणु का जो निर्माण होता है मादा में होता है, गर्भाशय में। अंडाणु को दोस्तों ओवम कहा जाता है और शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है दोस्तों। अंडाणु को क्या कहा जाता है, ओवम, OVUM, ओवम कहा जाता है और शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। वहीं दोस्तों, पादपों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण और अंडाणु का निर्माण होता है। दोस्तों, परागकण का निर्माण, परागकण का निर्माण जो होता है दोस्तों, यह पुमंग में होता है। कहाँ दोस्तों, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, पुष्प के पुमंग में। कहाँ पर दोस्तों, पुष्प के पुमंग में होता है दोस्तों। पुष्प के पुमंग में, वो भी पुमंग के किस भाग में, तो परागकोश में। किसमें दोस्तों, परागकोश में। अर्धसूत्री विभाजन क्रिया कहाँ होती है, प्रजनन वाली कोशिकाओं में होती है। प्रजनन वाली कोशिकाएं दोस्तों खासकर जंतुओं और पादपों में पाई जाती हैं। वह दोनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं, जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन के कारण देखिएगा, प्रजनन की स्थिति में अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, किसका निर्माण होता है, तो जंतुओं में दोस्तों जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों इसके कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, शुक्राणु का। और मादा में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो नर में होता है और भी बीसरण में होता है। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो मादा में होता है, गर्भाशय या ओवरी में होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है दोस्तों, अंडाणु को क्या बोलता है, ओवम बोला जाता है। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण दोस्तों परागकण का निर्माण होता है। पादपों में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के कारण परागकण और अंडाणु का निर्माण होता है।
परागकण का निर्माण दोस्तों पुष्प के उमंग भाग में होता है, और किस भाग में, तो परागकोश में होता है। वहीं दोस्तों अंडाणु का निर्माण पुष्प के जयांग भाग में होता है, जयांग के बीजांड भाग में, और बीजांड के दोस्तों अंडाशय वाले भाग में अंडाणु का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण किसका निर्माण होता है और यह क्यों इतना आवश्यक है। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे इसे मिटा देते हैं। मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों के खुले हुए पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों के खुले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों खामोशी के साथ अपनी पढ़ाई करिए, एक दिन ना एक दिन आपकी कामयाबी जरूर शोर मचाएगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता होता क्यों है और इसका इतना महत्व क्यों है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब लोग मनुष्य में समझते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, क्या जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों यह गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जितना भी विभाजन होता है वो सूत्री असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात जितना भी विभाजन होता है दोस्तों वो गुणसूत्रों का विभाजन होता है, अर्थात क्रोमोसोम का विभाजन होता है। क्रोमोसोम का विभाजन होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव में जो दोस्तों गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 46 होती है। और यह संख्या दोस्तों 23 जोड़ी के रूप में होता है। किस रूप में दोस्तों, 23 जोड़ी के रूप में होता है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो 23 जोड़ी के रूप में होता है, जिसमें से दोस्तों जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, ये कायिक लक्षण को, कौने लक्षण को, कायिक अर्थात शारीरिक लक्षण को बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, ये 22 + 22 जो होता है ये कायिक लक्षण को बनाता है। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों ये लिंग निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है दोस्तों। अर्थात मनुष्यों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, एक गुणसूत्र जो होता है दोस्तों वो अलग होता है नर और मादा में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर X और Y है, हम लोग अगर गुणसूत्रों की संख्या X से दर्शाएं और Y से दर्शाएंगे तो वह नर का गुणसूत्र कहलाएगा। अर्थात यहाँ अगर गुणसूत्र किसी में जाता है तो यह पुत्र का निर्माण होगा। किसका निर्माण, पुत्र का। वहीं दोस्तों मादा के अंडाणु को, मादा का जो गुणसूत्र होता है दोस्तों वो भी 22 जोड़ी समान होता है। 22 जोड़ी अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं, कितने दोस्तों, 44 गुणसूत्र होते हैं, ये समान होते हैं, लेकिन जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो अलग होता है। इसे हम लोग यक्ष के डिनोट करते हैं। अर्थात दोस्तों अगर कहीं पर यक्ष गुणसूत्र आता है तो वह कौन, किसका गुणसूत्र होगा दोस्तों, मादा का, मादा का होगा। और इस यही गुणसूत्र दोस्तों किसका निर्धारण करती है, पुत्री का। किसका, पुत्री का। आ जाएगा दोस्तों। और अब देखते हैं दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये गुणसूत्र जो होते हैं किस तरह से अलग होते हैं और किस तरह से शुक्राणु का निर्माण, किसका दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता हो गया ना अर्धसूत्री विभाजन किसके कारण होता है, तो गुणसूत्रों का कारण, गुणसूत्रों का बंटना ही अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अर्थात दोस्तों जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जोड़े के रूप में होती है। मनुष्यों में जैसे 46 होती है या 23 जोड़े के रूप में होती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक संरचना बनाते हैं, और एक गुणसूत्र ऐसा होता है जो लिंगी गुणसूत्र होता है या लिंग निर्धारित करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि यह अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है और इससे किस तरह से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र दोस्तों, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र समान होते हैं और एक गुणसूत्र क्या होता है, अलग होता है। वह गुणसूत्र लिंग निर्धारित करता है। अगर वह गुणसूत्र यक्ष और वाई है तो वह
किसका गुणसूत्र माना जाएगा दोस्तों? वह नर माना जाएगा। और दोस्तों अगर गुणसूत्र 44 है लेकिन लिंगी गुणसूत्र कैसा है? यक्ष यक्ष है दोस्तों, तो वह मादा का गुणसूत्र माना जाएगा। किसका दोस्तों? मादा का गुणसूत्र आ जाएगा दोस्तों। जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, जब निषेचन की क्रिया होती है तो जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, सिसिन और वजाइना में, सिसिन और वजाइना में जब निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों, तब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ये जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तब दो भागों में बंटते हैं। किस क्रिया द्वारा? निषेचन की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा दोस्तों? निषेचन की क्रिया द्वारा ये दो भागों में बढ़ती है। जो ये 44 गुणसूत्र है दोस्तों, ये 22 में टूट जाता है। किसमें? 22 में टूट जाता है। और यहाँ का जो एक गुणसूत्र है जो डबल है दोस्तों, ये अलग हो जाता है, उस 22 के साथ चला जाता है। अर्थात दोस्तों इस तरह से दो गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। दो जो ये गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जो दो भागों में बट जाते हैं, दो भागों में क्या हो जाते हैं? वो दोस्तों समान रूप से बट जाते हैं। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो गुणसूत्र थे वो द्विगुणित अर्थात 2n के रूप में थे, लेकिन यह दोस्तों किस रूप में? ये अर्धगुणित हो गए, अर्थात दो भागों में समान रूप से क्या हो गए? बट गए। n और n में क्या हो गया? बट गए दोस्तों। इसी तरह से मादा में जब निषेचन क्रिया होती है तो मादा के जो गुणसूत्र होते हैं ये भी दो भागों में बट जाते हैं निषेचन की क्रिया के द्वारा दोस्तों। ये भी किसमें? एक 22 प्लस x में और 22 प्लस x में, दोनों गुणसूत्र क्या है दोस्तों? समान है। इस तरह से अब दोस्तों यही जो दोनों गुणसूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही जो दोनों गुणसूत्र हैं, इन्हीं दोनों गुणसूत्र जो आधे आधे बटे हैं दोस्तों, इन्हीं को शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शुक्राणु। अर्थात दोस्तों शुक्राणु में इंसान के कितना इंफॉर्मेशन रहता है? आधा। शुक्राणु में पूछा जाता है दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें इंसान के मतलब एक इंसान बनाने के कितने लक्षण निहित होते हैं? तो गुणसूत्रों जो जितने भी इंसान के संपूर्ण गुणसूत्रों का आधा लक्षण, तो 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 लक्षण निहित होते हैं। 23 लक्षण इसमें शुक्राणु में नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों मादा में भी सेमी प्रक्रिया होता है। इसमें भी जो लक्षण होते हैं समान रूप से दो भागों में बट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही क्रिया अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है। यही क्रिया कहलाती है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन कहलाती है, मतलब गुणसूत्र का दो भागों में बंटना। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह क्रिया प्रथम क्रिया कहलाती है। जो ये अर्धसूत्री विभाजन होती है दो चरणों में कंप्लीट या पूर्ण होती है, तो इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों जो होती है आधी आधी बट जा रही, अर्थात यह विषम हो जा रहा है, तो इसीलिए इसे विषम रूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों? विषम रूपी विभाजन। कैसा विभाजन दोस्तों? विषम रूपी विभाजन। इसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। और एक चीज और देखिएगा दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही? कम हो रही ना, का मतलब ह्रास हो रही है। तो ह्रास मतलब इसे ह्रास विभाजन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? ह्रास विभाजन भी कहा जाता है। इस प्रथम विभाजन को समरूपी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और ह्रास विभाजन कहा जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन की जो क्रिया होती है दोस्तों दो प्रकार से होती है, विषम रूपी विभाजन और एक समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन इसके बाद होता है दोस्तों। अब इसके बाद ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो नर का शुक्राणु होता है, जो नर का शुक्राणु होता है दोस्तों, वो शिश्न से निकल कर दोस्तों वजाइना के माध्यम से ओवरी में प्रवेश करता है दोस्तों। ओवरी में या गर्भाशय में दोस्तों, कहां पर? गर्भाशय में प्रवेश करता है, अर्थात दोस्तों ओवरी में प्रवेश करता है। और ओवरी में आया रहता है दोस्तों अंडाणु। क्या बना रहता है दोस्तों? आया रहता है, बना रहता है अंडाणु। और उसके साथ संलयन करता है। क्या करता है दोस्तों? संलयित करता है दोस्तों, अंडाणु के साथ संलयित करता है। और संलयन होने के बाद दोस्तों भ्रूण का निर्माण करता है। किसका दोस्तों? भ्रूण का निर्माण करता है। और यही भ्रूण दोस्तों आगे विकसित होकर
गुण दोस्तों यही आगे विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? शिशु का निर्माण करता है। अब यह शिशु पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, दोनों कोई भी हो सकता है। आगे जब हम ये क्रिया देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसके मतलब कौन से गुणसूत्र जाने से एक पुत्र का निर्माण होगा और कौन से जाने से पुत्री का। अगर दोस्तों दोनों संलयन होने के बाद 44 जो 22 मिलकर 44 लक्षण बनाएंगे, अगर यक्ष यक्ष के साथ मिल जाता है तो पुत्री का निर्माण होगा। अगर यही यक्ष यक्ष इसके साथ मिल जाता है तो इसका पुत्री का निर्माण होगा। अगर ये वाला इसके साथ मिलता है तो यहाँ देखिए दोस्तों लिंगी गुणसूत्र अलग अलग है, यहाँ यक्ष है यहाँ वाई है, इसके कारण इसके किसका निर्माण होगा? पुत्र का। अगर यक्ष वाई या लिंगी गुणसूत्र आता है तो पुत्र का निर्माण होगा, अगर यक्ष यक्ष आता है तो किसका? पुत्री का निर्माण होता है दोस्तों। और यह क्रिया किसके कारण होता है दोस्तों? यह क्रिया समसूत्री विभाजन के कारण होता है। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बाद जो क्रिया होगी, इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो क्रिया होती है उसे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन या समरूपी विभाजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, सुषुम्ना के माध्यम से सुषुम्ना से शुक्राणु निकलता है, वजाइना के माध्यम से कहा जाता है, गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय में ही अंडाणु के साथ संयोग करता है। अंडाणु के साथ जब संयोग करता है दोस्तों, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र गए हैं, इस यहाँ से देखिए दोस्तों जो 22 गुणसूत्र गए हैं, इसके 22 के साथ मिलकर कायिक संरचना बनाते हैं, अर्थात 44 गुणसूत्र मिल जाते हैं। इसके बाद जो लिंग गुणसूत्र मिलते हैं आपस में दोस्तों, ये लिंग निर्धारित करते हैं। इस तरह से एक शिशु का निर्माण होता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही प्रक्रिया ये वाला इसके साथ भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के कारण नर में 2 शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में 2 अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चार संतान उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यही वाला अगर इसके साथ संयोग कर लेता है तो यह देखिए 22 मिलकर 44 हो जाता है। यहाँ पर भी यक्ष है, यहाँ पर भी यक्ष है, तो यह किसका? यक्ष बना लेता है। इस तरह से दोस्तों ये वाला देखिएगा, ये वाला इसके साथ मिलता है तो 22 और 22 मिलकर क्या बनाएगा? कायिक लक्षण बनाएगा, लेकिन 44 जोड़ी गुणसूत्र बना लेगा और वाई और यक्ष मिलकर ये लिंगी गुणसूत्र निर्धारित करेगा। किसका निर्धारण दोस्तों? लिंगी गुणसूत्र का निर्धारण करेगा, अर्थात 22 + 22 मिलकर 44 हो जाएगा और यक्ष और वाई लिंग निर्धारण करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये वाला इसके साथ भी संयोग करता है तो सेम प्रक्रिया है, कायिक लक्षण मिलकर कायिक लक्षण बनाएंगे और यक्ष वाई मिलकर लिंगी गुणसूत्र बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बताए हैं कि अगर यक्ष वाला लक्षण आता है तो वह मादा का होता है, अर्थात यह पुत्री का निर्माण होगा। किसका? पुत्री का दोस्तों। अगर यक्ष मतलब ये जो बच्चा होगा दोस्तों कैसा होगा? पुत्री। इसमें भी यक्ष आया अर्थात ये बच्चा कैसा होगा दोस्तों? पुत्री। इसमें यक्ष और वाई आया है अर्थात दोस्तों यह पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र। इसमें भी यक्ष और वाई आया है, इसमें भी क्या होगा दोस्तों? पुत्र। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 2 पुत्री 2 पुत्र का निर्माण हो रहा, अर्थात पुत्र और पुत्री बनने की संभावना कितनी है? सरल करेंगे तो 1-1 का संभावना है, अर्थात मतलब 50-50 का। कितना दोस्तों? 50-50 और पुत्र का निर्माण किसके कारण हो रहा है? आप लोग देखेंगे दोस्तों मादा का जो गुणसूत्र था वो समान था, अर्थात मादा और पुत्री के गुणसूत्र समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात पुत्री जो बनेगी दोस्तों वो किस पर निर्भर है? मादा पर। और पुत्र का जो जन्म होगा दोस्तों, पुत्र का जो निर्माण होगा वो किस पर निर्भर है? पुत्र किस पर निर्भर है? नर पर। अगर नर का ये वाला शुक्राणु इस मादा के अंडाणु के साथ, मादा के इस वाले अंडाणु किसी भी अंडाणु के साथ क्रिया करेगा तब पुत्र का निर्माण होगा। अर्थात पुत्र का उत्पन्न होना किस पर निर्भर है? पुरुषों पर निर्भर है, ना कि स्त्रियों पर दोस्तों। आ जाएगा तो ये वाली प्रक्रिया दोस्तों, ये वाली प्रक्रिया ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। कैसा दोस्तों? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है दोस्तों। और यह द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन ठीक समसूत्री विभाजन के कारणतः होता है। किसकी तरह होता है दोस्तों? ये जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है, ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है दोस्तों। इसी कारण इसे समरूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों? समरूपी विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन दोस्तों? समरूपी विभाजन कहा जाता है। आ जाएगा दोस्तों। अब हमें यही देखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या विषम रूपी विभाजन में किस तरह से कोशिका 2 भागों में बांटकर शुक्राणु का निर्माण करती है।
और पुनः ये शुक्राणु और अंडाणु के साथ मिलने के बाद किस तरह से एक भ्रूण का और एक मतलब पूर्ण कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, ये देखना है दोस्तों में समसूत्री विभाजन में और मतलब विषम सूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री और द्वितीय अर्धसूत्री समरूपी विभाजन में। अर्थात दोस्तों जो अर्धसूत्री की क्रिया होती है ये 2 चरणों में, कितने चरणों में दोस्तों? 2 चरणों में कंप्लीट होती है। पहले में गुणसूत्र आधा बढ़ता है, इसके बाद पुनः वही गुणसूत्र द्विगुणित होता है। दोस्तों ये जो द्विगुणित गुणसूत्र था ये बढ़ता था 2 भागों में और इसके बाद ये पुनः क्या हो जाता है? 2 गुणित हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है दोस्तों? 2 गुणित हो जाता है। पुनः क्या हो जाता है? 2 गुणित। पुनः क्या हो जाता है? 2 गुणित। पुनः क्या हो जाता है? 2 गुणित। आप लोग देख रहे हैं दोनों में क्या हो, 2 गुणित हो गए हैं दोस्तों। और इसमें क्या हो गया? आधा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आधा हो गया। इसमें क्या हो गया? आधा हो गया। इसमें क्या हो गया? आधा हो गया है। इस तरह से 2 भागों में दोस्तों ये बट जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि विषम सूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को समझ गए होंगे दोस्तों कि अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। आप लोग लिख लीजिए इसे, अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है लिख लीजिए। जी हाँ लिखा देते हैं भैया, लिखा देते हैं, रुक जाइए। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार, अर्धसूत्री हेडिंग डालिएगा आप लोग, अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार। आप लोग कॉपी किताब लेके बैठा करिए दोस्तों, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा जब आप लिखकर पढ़ेंगे। सुनकर पढ़ेंगे तो एक कान सुनेंगे और एक ही निकल जाएगा, इसीलिए भगवान 2 छेद दिए दोस्तों, यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए इसे। ठीक है दोस्तों, इसे कॉपी लेके बैठा करिए। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का या दोस्तों 2 चरणों में होता है, या कह सकते हो 2 चरणों में होता है। इसमें दोस्तों 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में दोस्तों, प्रथम चरण को विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। कैसा विभाजन दोस्तों? प्रथम चरण को विषम रूपी विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम रूपी विभाजन दोस्तों। और यह इसी विषम रूपी विभाजन को दोस्तों प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन भी बोला जाता है दोस्तों, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें प्रथम अर्धसूत्री जो विषम रूपी विभाजन था, यह प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन था, इसमें क्या हो रहा था? गुणसूत्रों की कमी हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों? गुणसूत्रों की कमी हो रही थी। यह 2 भागों में बट रहे थे, अर्थात हर्ष हो रहा था। क्या होता है दोस्तों? हर्ष हो रहा था। तो हर्ष मतलब हर्ष विभाजन होगा कि नहीं होगा? हर्ष विभाजन। क्या दोस्तों? हर्ष आ जाएगा दोस्तों। ये विषम रूपी विभाजन जो होता है दोस्तों यह 5 प्रकार का होता है दोस्तों, यह 4 प्रकार का होता है। विषम रूपी विभाजन जो होता है दोस्तों यह 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों? विषम रूपी विभाजन 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में दोस्तों। जो विषम रूपी विभाजन है ये 4 चरणों में होता है दोस्तों। ये जो इस प्रकार है, पहला विभाजन जो होता है दोस्तों यह प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। प्रोफेज दोस्तों फर्स्ट कहलाता है। इस प्रोफेज दोस्तों यह पहला विभाजन कहलाता है, प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। द्वितीय जो विभाजन होता है दोस्तों यह मेटाफेज फर्स्ट कहलाता है। मेटाफेज फर्स्ट कहलाता है दोस्तों। तृतीय विभाजन जो होता है यह एनाफेज फर्स्ट कहलाता है। एनाफेज फर्स्ट कहलाता है। और चौथा विभाजन दोस्तों जो होता है वो टेलोफेज फर्स्ट कहलाता है। कौन सा फेज दोस्तों? टेलोफेज फर्स्ट कहलाता है। सबसे लंबी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों यह प्रोफेज होती है। यह प्रोफेज खुद दोस्तों 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? जो प्रोफेज है दोस्तों, जो कौन सा है? प्रोफेज है दोस्तों, यह 5 चरणों में होता है। 5 चरणों में होता है दोस्तों। पहला जो चरण होता है इसे लेप्टोटीनिन कहते हैं। क्या दोस्तों? लेप्टोटीन दोस्तों पहले जो फेज होता है, पहला जो चरण होता है प्रोफेज का, वो लेप्टोटीन कहते हैं। इसमें दोस्तों इसमें आपको बता दें लेप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों किसका निर्माण होता है? लेप्टोटीन की क्रिया में, चलिए दोस्तों इसे कल बताते हैं। आप लोग देखिए कितने प्रकार का होता है लेप्टोटीन की क्रिया, आपको इसलिए बता ही देते हैं। क्या लेप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेप्टोटीन की क्रिया में जो केंद्रक झिल्ली होती है,
जो केंद्रक झिल्ली होती है दोस्तों, इसका आयतन बढ़ने लगता है, क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। किसके कारण? क्योंकि यह दोस्तों जल योजित होने लगती है। क्या होने लगती है? जल योजित होने लगती है। क्या होने लगती है दोस्तों? जल योजित होने लगती है, जिसके कारण इसका आयतन बढ़ने लगता है और इस कारण इसके अंदर जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, जो गाढ़े पदार्थ के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगते हैं दोस्तों? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली प्रक्रिया आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन दोस्तों, जाइगोटीन होता है। इस जाइगोटीन क्रिया में दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपस में संबंध बना, मतलब आपस में संबंध एक ऊपर एक होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं दोस्तों। ये पतले पतले धागे जो होते हैं, ये आपस में क्या होने लगते हैं? जुड़ने लगते हैं, आपस में होने लगते हैं, जिसके कारण ये मोटे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली प्रक्रिया आती है जाइगोटीन के बाद पैकिटीन। पैकिटीन दोस्तों, पैकिटीन की क्रिया में क्या होता है? पैकिटीन की क्रिया में दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं जाइगोटीन की क्रिया में जो दोस्तों गुणसूत्र जुड़ते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, और पैकिटीन की क्रिया में गुणसूत्र क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, और अधिक मोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली क्रिया आती है डुप्लोटीन। डुप्लोटीन डुप्लोटीन की क्रिया में दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं आपस में और अधिक जुड़ जाते हैं, क्रॉस का निशान बन जाता है, बीच में सेंट्रोमियर बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अगली प्रक्रिया है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस होता है दोस्तों। डाइकाइनेसिस की क्रिया में सेंट्रोसोम अलग होता है, ये जो दोस्तों है ये अलग होने लगता है, दो भागों में बंटने लगता है, भी आकार का बनने लगता है। आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं विषम रूपी विभाजन में। आप लोगों को एक कल बताएंगे दोस्तों किस तरह से, मतलब कौन सी क्रिया किस तरह से होती है वृत्त चित्र के साथ। वृत्त मतलब साथ ही होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी भी थोड़ी कमजोर है। यानी कि दोस्तों तो विषम रूपी विभाजन ये 4 चरणों में होता है, जिसमें से सबसे बड़ा विभाजन किसका? जब सबसे बड़ा जो चरण होता है वो प्रोफेज का होता है, अर्थात फर्स्ट चरण होता है दोस्तों। यह 5 चरणों में कंप्लीट होता है। और ध्यान रखिएगा, ये तो जब बता ही रहे दोस्तों कि सबसे अधिक समय जिसमें लगता है वो प्रोफेज में लगता है, तो सबसे कम समय किसमें लगता है? कौन फेज में? एनाफेज की क्रिया में दोस्तों। एनाफेज की क्रिया में सबसे कम समय लगता है। आ जाएगा दोस्तों। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का है, 2 चरणों में होता है। प्रथम है विषम रूपी विभाजन, जिसे प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या हर्ष विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह 4 चरणों में कंप्लीट होता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज जो होता है दोस्तों ये 5 चरणों में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला क्या है? लेप्टोटीनिन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डुप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटेनिन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डुप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है दोस्तों। ये 5 चरण होते हैं। आज आप लोग इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब आपको याद रहेगा तभी आप समझ पाएंगे कि कितने चरण होते हैं और कौन से चरण में क्या होता है। कल बताएंगे, तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आज इतने ही बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला बता देते हैं समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। समसूत्री विभाजन, ठीक दोस्तों, समरूपी सॉरी दोस्तों, समरूपी विभाजन जो होता है ठीक समसूत्री विभाजन की तरह होता है, उसमें भी 4 चरण होते हैं दोस्तों। समरूपी विभाजन, कौन सा रूपी दोस्तों? समरूपी विभाजन। समरूपी विभाजन, समरूपी विभाजन जो होता है दोस्तों यह 4 चरण में होता है। कितने दोस्तों? 4 चरण में। समरूपी विभाजन कितने चरण में होता है? तो 4 चरण में होता है दोस्तों। यह 4 चरण जो होता है दोस्तों समरूपी विभाजन का, इसमें जो आप लोग देखे थे प्रोफेज 1 ना, इसे प्रोफेज सेकंड। पहला क्या होता है? प्रोफेज सेकंड दोस्तों, और दूसरा क्या होता है? मेटाफेज सेकंड। हर एक सेकंड लगाते जाइएगा। तीसरा एनाफेज सेकंड, और चौथा है दोस्तों आपको पता होगा, हमारे साथ बोलिए, टेलोफेज सेकंड। इस तरह से दोस्तों समसूत्री विभाजन 4 चरण का होता है। इसी क्रिया के द्वारा दोस्तों, इन्हीं संपूर्ण क्रियाओं के द्वारा ही जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, यह पुनः द्विगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? द्विगुणित हो जाता है। आ जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन का आज ये वाला वीडियो पसंद आया होगा।
आप लोग बिना कोई संकोच किए हुए लगातार परिश्रम करते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। कि जैसे दोस्तों कहा गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके खुले हुए पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग लगातार परिश्रम करते रहिए, अपने हुनर को निखारते रहिए। एक ना एक दिन आपकी वही शांति, वही हुनर जमाने में शोर मचाएगी। आज इसी के साथ दोस्तों हम लोग ये वीडियो का अंत करते हैं। कल अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि विषम सूत्री विभाजन किस तरह से होता है और कौन से चरण में कौन कौन सी क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन किस तरह से होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत जो समरूपी विभाजन होता है दोस्तों, कौन सा दोस्तों ये समसूत्री विभाजन है। समरूपी विभाजन क्या होगा दोस्तों, समरूपी विभाजन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये सही कर लीजिएगा। समरूपी विभाजन कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में होता है दोस्तों। इस 4 चरणों में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये इस चरण में क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है यह द्विगुणित पुनः द्विगुणित होता है, 2n के रूप में व्यवस्थित होता है दोस्तों। आज के इतना करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको बताए थे अर्धसूत्री विभाजन, क्या दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में दोस्तों, 2 चरणों में, 2 चरणों में। ना ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होता है वो 2 गुणित रूप में होता है। किसके रूप में दोस्तों, 2 गुणित रूप में, अर्थात 2n के रूप में होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों तो यह n में बट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, n में बट जाता है। ये मान लीजिए नर का गुणसूत्र हो गया, वही 2m ले लीजिए मादा का गुणसूत्र दोस्तों। जब इसका विभाजन होता है तो m में बट जाता है। किसमें दोस्तों, m में बट जाता है। नर के विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों, और मादा के गुणसूत्र का विभाजन से दोस्तों अंडाणु का निर्माण होता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तब जाके एक पूर्ण कोशिका का विकास होता है दोस्तों। यहाँ आधे हो गए थे, पुनः ये डबल रूप में आते हैं, अर्थात यमियन के रूप में हो जाते हैं दोस्तों। यमियन के रूप में अगर गुणसूत्रों को एक समान रूप में दिखा जाए, किसमें दोस्तों, समान रूप में, मान लीजिए ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो यह 2n के रूप में हो जाता है। किस रूप में दोस्तों, 2n के रूप में विकसित हो जाता है। इसी तरह से अगर ये वाला इससे मिलता है तो ये भी 2n के रूप में विकसित होगा, ये वाला इससे मिलता है 2n के रूप में विकसित होगा, यही वाला इससे भी मिल सकता है दोस्तों 2n के रूप में। इस तरह से 4 तरह के जीव आते हैं। कितने दोस्तों, 4। तो ये जो प्रथम विभाजन होता है यही क्या कहलाता है, विषम रूपी विभाजन। क्या दोस्तों, विषम रूपी विभाजन कहलाता है। और ये द्वितीय जो विभाजन होता है दोस्तों, यह समरूपी विभाजन कहलाता है। कौन सा रूपी दोस्तों, समरूपी विभाजन। आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो समरूपी विभाजन होता है यह समसूत्री विभाजन की तरह एकदम होता है दोस्तों। हूबहू समसूत्री विभाजन की तरह ही दोस्तों समरूपी विभाजन संपन्न होता है। और विषम रूपी विभाजन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें दोस्तों जो गुणसूत्र अलग हो गए होते हैं, आधे हो गए होते हैं, वही गुणसूत्र पुनः मिलकर डबल हेलिक्स बनाते हैं, अपने जोड़े को कंप्लीट करते हैं। आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया था। आइए देखते हैं जो 2 चरण होते हैं विषम रूपी विभाजन, ये कितने चरणों में संपन्न होता है, समरूपी विभाजन कितने चरणों में संपन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है दोस्तों। एक होता है विषम रूपी विभाजन, एक विषम रूपी विभाजन। क्या दोस्तों, विषम रूपी विभाजन 2 चरणों में। पहला है विषम रूपी विभाजन। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो केंद्रक होता है दोस्तों,
केंद्रक का विभाजन होता है। किसका दोस्तों? केंद्रक का विभाजन। दोस्तों इस विषम रूपी विभाजन में किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक को विभाजित करने के लिए कई चरण होते हैं दोस्तों। वैसे अगर देखा जाए तो विषम रूपी विभाजन में ही जो विषम रूपी विभाजन है दोस्तों, यह 4 चरणों में संपन्न होता है। जो विषम रूपी विभाजन है दोस्तों 4 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 4 चरणों में संपन्न होता है। और जो दोस्तों यह जो विषम रूपी विभाजन के जो 4 चरण हैं कुछ इस प्रकार से वो होते हैं। पहला इसका चरण जो कहलाता है दोस्तों वो प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज दोस्तों। प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। इसका जो द्वितीय चरण होता है उसे मेटाफेज फर्स्ट कहते हैं दोस्तों। मेटाफेज फर्स्ट कहा जाता है। तृतीय चरण एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट। और चतुर्थ चरण दोस्तों टेलोफेज फर्स्ट। कौन सा फेज दोस्तों? टेलोफेज। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों विषम रूपी जो विभाजन होता है यह टोटल 4 चरणों में संपन्न होता है। अब हमें यही समझना है कि दोस्तों प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में, टेलोफेज में। इस तरह से यह मतलब केंद्रक किस तरह से विभाजन होता है प्रोफेज में। पूरे मेटाफेज में किसका विभाजन होता है, कैसा विभाजन करता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है, इन सभी का अध्ययन दोस्तों आगे करते हैं। आइए देखते हैं प्रोफेज। पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? प्रोफेज। पहला आता है दोस्तों प्रोफेज। इसका पहला विभाजन है दोस्तों। यह जो प्रोफेज होता है इसमें केंद्रक, इसी में दोस्तों केंद्रक का बंटवारा होता है। किसका दोस्तों? केंद्रक का। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए दोस्तों जो विषम रूपी विभाजन होता है इसमें मुख्य फोकस जो होता है केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बाद इस केंद्रक का विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तब जाके कोशिकांगों का विभाजन होता है। कितना दोस्तों? कोशिकांगों का विभाजन होता है। इसमें कोशिकांगों का भी विभाजन होता है दोस्तों। लेकिन सबसे अधिक फोकस किस पर विभाजन किया जाता है? केंद्रक के विभाजन पर। ठीक है। ध्यान रखिए प्रोफेज की क्रिया में दोस्तों केंद्रक का विभाजन होता है। किसका? केवल केंद्रक का विभाजन पर विशेष फोकस रहता है प्रोफेज की क्रिया में। यह जो केंद्रक का विभाजन होता है दोस्तों प्रोफेज की क्रिया में टोटल 8 चरणों में संपन्न हो, सॉरी दोस्तों 5 चरणों में। जो केंद्रक का विभाजन है दोस्तों प्रोफेज की क्रिया अर्थात यह 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में दोस्तों। इसका जो इसका पहला चरण होता है दोस्तों, पहला चरण जो होता है इसे लेप्टोटीनिन कहते हैं। लेप्टोटीनिन क्रिया कहा जाता है दोस्तों। इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए क्या है, केंद्रक है, इसमें गाढ़ा दोरो भरा होता है। गाढ़े दोरो के कारण दोस्तों इसमें जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, तो यह जल योजित होता है। क्या होता है दोस्तों? जल योजित होता है। जल योजित होता है दोस्तों। और जब यह जल योजित होता है तो इसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जो क्रोमोनेमेटा होते हैं, जो क्रोमेनिमेटा होते हैं दोस्तों ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेप्टोटीन की क्रिया में दोस्तों केंद्रक जल योजित होता है। केंद्रक दोस्तों क्या होता है? केंद्रक जल योजित होता है। केंद्रक जल योजित होता है। और दोस्तों क्रोमेनिमेटा स्पष्ट हो जाता है। क्रोमेनिमेटा स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। इसी क्रोमेनिमेटा को ही क्या कहा जाता है? क्रोमोटिन धागे, क्रोमोटिन धागे दोस्तों कहा जाता है। तो पहले क्रिया क्या करती है? लेप्टोटीनिन, जिसमें क्या होता है दोस्तों केंद्रक जल योजित होता है और क्रोमोनिमेटा स्पष्ट और केंद्रिका मतलब क्रोमोनिमेटा स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्रोमोटिन धागे प्रकट हो जाते हैं। जल योजित होने के कारण दोस्तों, जल योजित होने के कारण जो होता है दोस्तों, जल योजित होने के कारण केंद्रक का आयतन, केंद्रक का
आयतन और क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल बढ़ जाता है दोस्तों। आयतन और क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह क्रिया कब होती है? लेप्टोटेनिन की क्रिया में। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया आती है प्रोफेज की। अगली क्रिया जाइगोटिन क्रिया आती है। कौन सी दोस्तों? जाइगोटिन। प्रोफेज की अगली क्रिया है जाइगोटिन। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, इसमें केंद्रक धागे तो स्पष्ट हो गए थे, जल योजित हो गया केंद्रक, केंद्रक का क्षेत्रफल बढ़ गया, जो क्रोमोटिन धागे ये स्पष्ट हो गए दोस्तों। अब ये जो अस्पष्ट हुए हैं ये सरल संरचना बनाते हैं। तो ऐसी संरचना दोस्तों सरल संरचना बनाते हैं, अर्थात ये जो जटिल रूप से हैं ये कुछ इस रूप में होने लगते हैं, कुछ इस रूप में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस रूप में होने लगते हैं। अगर अधिक जूम किया जाए एक धागे को देखा जाएगा तो एक धागे दूसरे धागे के समीप आने लगते हैं। जो एक धागा होता है दोस्तों ये दूसरे धागे के समीप जाने लगते हैं। तो इस तरह से बाइवैलेंट्स किसका निर्माण होता है दोस्तों? बाइवैलेंट्स, दो क्रोमोटिन धागे का निर्माण होता है, दो गुणित। अर्थात दोस्तों जाइगोटिन की क्रिया में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जो गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। क्या दोस्तों? जोड़ा बनाते हैं, गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं दोस्तों। ये जो क्रोमोसोम्स हैं दोस्तों यही क्रोमोसोम गुणसूत्र कहलाते हैं। तो जाइगोटिन की क्रिया में क्या बनाते हैं दोस्तों? जोड़ा बनाने लगते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। तो इसी जोड़े को ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसी गुणसूत्र के जोड़े को ही बनाते हैं, जो यही गुणसूत्र के जोड़े क्या कहलाते हैं? बाइवैलेंट्स कहलाते हैं, बाइवैलेंट्स कहलाते हैं। क्या दोस्तों? बाइवैलेंट्स कहलाते हैं। तो जाइगोटिन की क्रिया में क्या होता है दोस्तों? और ये जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों ये अधिक लंबे होते हैं। जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, जो जोड़ा बनाते हैं अधिक लंबे, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं अधिक लंबे होते हैं और पतले होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? पतले होते हैं, अधिक लंबे और पतले होते हैं। इसके बाद अगली क्रिया आती है दोस्तों, यहाँ पर गुणसूत्र जोड़ा बना लिया, अधिक लंबा हो। अभी जो जोड़ा बनाया है दोस्तों ये अधिक लंबा और पतला है, और इस जोड़े को क्या कहते हैं? बाइवैलेंट्स कहा जाता है। अब अगली क्रिया आती है दोस्तों पाइकेटिन। क्या कहलाता है? पाइकेटिन। अगली अवस्था है प्रोफेज की दोस्तों पाइकेटिन। पाइकेटिन में क्या होता है? पाइकेटिन में क्या होता है दोस्तों? जो ये बाइवैलेंट्स होते हैं, जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों, बाइवैलेंट्स जो होते हैं दोस्तों, ये बाइवैलेंट्स और दो जोड़े के साथ, जो बाइवैलेंट्स होते हैं दोस्तों ये और दो जोड़े के साथ दोस्तों टेट्रावैलेंट्स बनाते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं दोस्तों, टेट्रा बाइवैलेंट्स का निर्माण करते हैं। अर्थात दोस्तों बाइवैलेंट्स में जो गुणसूत्र इस रूप में दिखाई देते थे वो अब कुछ इस रूप में दिखाई देते हैं, कुछ इस रूप में स्पष्ट होने लगते हैं दोस्तों। मतलब ये टेट्रा बाइवैलेंट्स बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह टेट्रा बाइवैलेंट्स जब बनता है तो यह कैसा होता है? यह जो होता है दोस्तों, जो गुणसूत्र होता है जब इसका निर्माण होता है, जो दोस्तों गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है दोस्तों यह बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, और दोस्तों छोटा हो जाता है और पतले से मोटा हो जाता है। तो अर्थात दोस्तों पाइकेटिन की क्रिया में बाइवैलेंट्स जो दो जोड़े के साथ टेट्रावैलेंट्स का निर्माण करते हैं, और गुणसूत्र जो होता है दोस्तों जब टेट्रावैलेंट बनता है यह बहुत अधिक छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, छोटा और मोटा बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया इसकी आती है डुप्लेटिन। कौन सी क्रिया दोस्तों? डुप्लेटिन। डुप्लोटिन में दोस्तों जो गुणसूत्र होता है, डुप्लोटिन में दोस्तों जो गुणसूत्र होता है वो यक्सनुमा, किस नुमा? यक्सनुमा, अर्थात क्रॉस नुमा स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों जो गुणसूत्र होता है वो कुछ यक्सनुमा इस रूप में क्रॉस नुमा स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, और दोस्तों स्पष्ट हो जाता है और गुणसूत्र विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। जो गुणसूत्र होता है दोस्तों, जो गुणसूत्र होता है दोस्तों
वह विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों विभाजन के लिए तैयार हो जाता है। तो दुबली टीम में क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र जो होता है वो यक्ष नुमा स्पष्ट रूप से क्रॉस नुमा स्पष्ट संरचना बना लेता है, प्रकट हो जाता है, दिखाई देने लगता है। और गुणसूत्र इसी क्रिया में दोस्तों दुबली टीम की क्रिया में ही गुणसूत्र विभाजन के लिए अब रेडी हो जाता है। अगली क्रिया दोस्तों आती है, इसके बाद अगली क्रिया आती है, ये दोस्तों चौथी क्रिया थी। अब इसके बाद पांचवी क्रिया आती है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस दोस्तों, डायकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है दोस्तों, तो डाइकाइनेसिस की क्रिया में दोस्तों जो गुणसूत्र होता था उसके बाहर जो दोहरी झिल्ली पाई जाती थी, अर्थात दोस्तों केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। दोस्तों जो केंद्रक कला था, जो केंद्रक कला को ही दोस्तों केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक कला और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका भाग पाई जाती थी, जो केंद्रिका भाग पाई जाती थी दोस्तों, यह गायब हो जाती है। क्या दोस्तों, गायब हो जाती है। मतलब केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, केंद्रिका गायब हो जाती है। इस तरह से दोस्तों प्रोफेज की प्रथम क्रिया, मतलब विषम रूपी विभाजन की प्रथम क्रिया प्रोफेज संपन्न हो जाती है। आएगा दोस्तों प्रोफेज की प्रथम क्रिया विभाजन, प्रोफेज विषम रूपी विभाजन का प्रथम क्रिया प्रोफेज दोस्तों इस तरह से 5 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन से चरणों में? 5 चरणों में। पहली क्रिया क्या थी दोस्तों, लेप्टोटेनिन था। कौन सा क्रिया था दोस्तों? पहली लेप्टोटेनिन। लेप्टोटेनिन दोस्तों, इसमें क्या था, केंद्रक फैल गया था, मतलब केंद्रक जलयोजित हो गया था, जिससे आयतन और क्षेत्रफल बढ़ गया था। और क्रोमेटिन धागे क्या हो गए थे दोस्तों, अस्पष्ट हो गए थे। अगली क्रिया आ रही दोस्तों जाइगोटीन। जाइगोटीन दोस्तों, जाइगोटीन में ये जो जालनुमा संरचना था दोस्तों, ये जो क्रोमेटिन के धागे जो जालनुमा संरचना बनाए थे, ये सरल रूप में वियोजित होने लगते हैं दोस्तों। इस रूप में सरल रूप में वियोजित होने लगते हैं और डबल हेलिक्स दोस्तों, डबल जोड़े का निर्माण करते हैं, अर्थात बाई वैलेंट्स का निर्माण करते हैं। और दोस्तों इसी क्रिया में ही केंद्रिका जो होती है दोस्तों, केंद्रिका जो होती है वो अधिक से अधिक प्रोटीन का निर्माण करती है और अधिक से अधिक आरएनए का निर्माण करती है। और साथ ही साथ तंतु, जो तंतु होते हैं दोस्तों ये क्रोमोसोम के, ये गुणसूत्र एस्टर का निर्माण करते हैं। इसका दोस्तों एस्टर का। इसके बाद दोस्तों तीसरी क्रिया थी पैकिटीन। क्या थी? पैकिटीन। पैकिटीन में क्या था दोस्तों, ये जो बाई वैलेंट्स थे ये मिलकर, ये बाई वैलेंट्स जो थे दोस्तों, जो बाई वैलेंट्स थे ये मिलकर टेट्रा वैलेंट्स का निर्माण करते हैं। किसका दोस्तों? टेट्रा वैलेंट्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से दोस्तों जो टेट्रा वैलेंट्स होता है ये क्रॉसनुमा संरचना बनाने लगता है। अर्थात दोस्तों इसमें क्रॉसिंग की क्रिया होती है। जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, यह क्रॉसिंग करके यक्षनुमा संरचना बनाने की प्रयास करते रहते हैं। ऐसे कहाँ होती है दोस्तों ऐसी क्रिया? तो पैकिटीन में। और डुबलेटीन में दोस्तों यह क्रिया स्पष्ट हो जाती है, क्रॉसिंग पूरा हो जाता है और क्रोमोनिमेटर गुणसूत्र के रूप में, मतलब इस रूप में दिखाई देने लगते हैं। अगली क्रिया आती है डाइकाइनेसिस दोस्तों। डाइकाइनेसिस क्रिया में केंद्रक कला गायब हो जाता है, केंद्रिका गायब हो जाती है, केंद्रक कला था, केंद्रक झिल्ली गायब, और सभी के सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, केंद्रक के सभी पदार्थ हैं, केंद्रक के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक के सभी पदार्थ या अंग दोस्तों कहाँ आ जाते हैं? पदार्थ या अंग कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कहाँ दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। अर्थात झिल्ली फट गई और सारा माल सड़क पर फैल गया। उसी तरह से दोस्तों केंद्रक झिल्ली फट जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली जब गायब हो जाती है तो जो कोशिका के केंद्र के अंदर जितने भी पदार्थ थे वो कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। जैसे आप सब्जी लेने गए तो सब्जी के पानी फट गया, सब्जी सारा आलू टमाटर मटर प्याज तो कुछ सड़क पर गिर गया और टमाटर की चटनी बन गई वहीं पर। रोटी ले गए हो तो खा लेना। इसके बाद दोस्तों जब प्रोफेज की क्रिया संपन्न हो जाती है, इसके बाद जो तीनों फेज थे, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये क्रिया बहुत तीव्र से होती है। अर्थात सबसे अधिक समय जो फेज लेता है दोस्तों विषम रूपी विभाजन में वो प्रोफेज लेता है। सबसे लंबा विभाजन प्रोफेज, सबसे अधिक समय प्रोफेज में लगता है।
और सबसे कम विभाजन जो होता है सबसे दोस्तों सबसे कम समय जो लेता है वो एनाफेज लेता है। कौन सा दोस्तों? एनाफेज। अब दोस्तों इसकी अगली चरण आती है विषम रूपी विभाजन का अगला चरण आता है मेटाफेज। दूसरा चरण क्या है दोस्तों? मेटाफेज। चारों चरणों में से दूसरा चरण कहलाता है मेटाफेज। मेटाफेज प्रश्न दोस्तों, मेटाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होते हैं दोस्तों, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उस सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल दोस्तों सेंट्रिसोल दोस्तों, जो सेंट्रिसोल होते हैं ये तंतु धागे को दोस्तों तुर्क धागे का इसका तुर्क धागे का निर्माण करते हैं दोस्तों। मेटाफेज की क्रिया में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये तुर्क धागे का निर्माण करते हैं और ये धागे सभी पदार्थों पर दोस्तों, ये धागे कोशिका के अंदर दोस्तों, ये धागे कोशिका के अंदर, ये दोस्तों कोशिका के अंदर सभी पदार्थों या अंगों पर, सभी पदार्थों या अंग हो उन पर दोस्तों मध्य रेखा बनाती है। मध्य रेखा अर्थात बीच से बांधने का काम करते हैं दोस्तों। क्या बनाती है? मध्य रेखा बनाती है अर्थात बीच से बांधने का काम करती है। बीच से बांधने, इसका दोस्तों बीच से बांधने का कार्य करती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा मेटाफेज की क्रिया में क्या होता है? जो सेंट्रियोल होता है जो सेंट्रोसोम होता है दोस्तों, उसका सेंट्रियोल भाग तुर्क धागे का निर्माण करता है और तुर्क धागे कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं या कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनको मध्य रेखा से मध्य मतलब बीच से और रेखा मतलब धागे से, मध्य रेखा से बांधने का काम करता है, बीचों बीच से बांधने का कार्य करता है दोस्तों। जब सभी पदार्थ बंध जाते हैं मेटाफेज की क्रिया में, तो तीसरा चरण आता है एनाफेज। तीसरा चरण कौन सा दोस्तों? एनाफेज। और एनाफेज में दोस्तों जो सभी पदार्थ बंधे होते हैं वो बहुत तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं। अर्थात दोस्तों बंधे सभी पदार्थ जो होते हैं, बंधे सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, बंधे सभी पदार्थ या जो अंग होते हैं, पदार्थ या अंग जो होते हैं दोस्तों वो तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं। तीव्र गति से दोस्तों विभाजित हो जाते हैं, बहुत झटके के साथ कह सकते हैं या बहुत तेजी के साथ विभाजित हो जाते हैं और यह क्रिया बहुत कम समय लेती है। यह क्रिया क्या दोस्तों? एनाफेज क्रिया जो होती है बहुत ही कम समय लेती है, क्योंकि इस मेटाफेज की क्रिया में सभी पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, मान लीजिए क्या था? पदार्थ था, इसे बांध दिया गया है। अब एनाफेज की क्रिया में क्या होता है? इसे काट कर अलग कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? तो काट कर अलग कर दिया जाता है। तो यह काम बहुत तेजी से होता है। कोई भी चीज काटेंगे तो बहुत तेजी से कटेगा, मुलायम चीज। तो कोशिका क्या होता है? बहुत ही हल्के पतले मुलायम होते हैं, तो इनको काटने में क्या कितनी दिक्कत आएगी? बहुत ही कम दिक्कत आएगी, इसलिए काट कर क्या कर देता था? अलग कर देता सबसे तेज। इसके बाद दोस्तों लास्ट चरण आता है विषम रूपी विभाजन का। किसका दोस्तों? विषम रूपी विभाजन का आखिरी चरण आता है टेलोफेज। चौथा चरण दोस्तों क्या कहलाता है? टेलोफेज फर्स्ट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, डाइकाइनेसिस क्रिया में जो केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो गई थी वो टेलोफेज की क्रिया में स्पष्ट प्रकट हो जाती है। तो केंद्रिका कला और केंद्रिका दोस्तों, केंद्रिका कला और केंद्रिका प्रकट हो जाती है। केंद्रिका कला और केंद्रिका प्रकट हो जाती है, दोस्तों। और दोस्तों इसी में ध्यान रखिएगा, इसी में जब विभाजन कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए ये था वो एनाफेज की क्रिया में जब विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो सभी पदार्थ जो होते हैं वो ध्रुवों की ओर चले आते हैं, इसकी ओर यहाँ पर चले आते हैं दोस्तों। और इसके बाद कोशिका विभाजित होता है। जब कोशिका विभाजित हो जाता है तो यह दो तरह की कोशिका का निर्माण करता है दोस्तों, और इसके अंदर सभी पदार्थ जो होते हैं वो इसकी ओर चले जाते हैं। अब दोस्तों टेलोफेज की क्रिया में क्या होता है? जो सभी पदार्थ ध्रुवों की ओर गए होते हैं वो पुनः कोशिका में अपने स्थिति पर आने लगते हैं, अपनी स्थिति समान बनाने लगते हैं। अर्थात दोस्तों जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिकांग दोस्तों
जो कोशिकांग जो कोशिकांग दोस्तों ध्रुवों की ओर गए होते हैं, जो कोशिकांग ध्रुवों की ओर गए होते हैं, वो पुनः अपनी स्थिति पर आने लगते हैं, पुनः अपनी स्थिति पर आ जाते हैं दोस्तों, और कोशिका में वितरित हो जाते हैं, और कोशिका में दोस्तों अपने स्थिति पर आ जाते हैं, अर्थात कोशिका में वितरित हो जाते हैं दोस्तों, कोशिका में वितरित हो जाते हैं, वितरित मतलब फैल जाते हैं दोस्तों, वितरित हो जाते हैं। तो टेलोफेज की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, केंद्रिका कला पुनः स्पष्ट हो जाती है, केंद्रक कला स्पष्ट हो जाता है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। कोशिकांग जो ध्रुवों की ओर गए होते हैं दोस्तों अपनी स्थिति पर आने लगते हैं, अर्थात जो कोशिकांग ध्रुवों की ओर गए होते हैं वो कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में वितरित हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अर्थात विषम रूपी विभाजन संपन्न होता है। और यह स्थिति कब होती है, जब जनन की स्थिति बनती है दोस्तों, जब जनन की स्थिति बनती है, प्रजनन की दोस्तों, जब प्रजनन की स्थिति बनती है तब यह क्रिया होती है। और इसमें जो होता है गुणसूत्र जो होता है आधे में बट जाता है, आधे में क्या होता है दोस्तों, बट जाता है। इस तरह से विषम रूपी विभाजन संपन्न हो जाता है। और ठीक दोस्तों समरूपी विभाजन की तरह ही दोस्तों, ठीक समसूत्री विभाजन की तरह ही समरूपी विभाजन संपन्न होने के लिए तैयार होता है। उसमें दोस्तों आप लोग देखे थे, अब अगला आता है समरूपी विभाजन। इसे भी आज खत्म कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। आपको ये सब बताया गया था समरूपी विभाजन, बस एक हल्का सा देख लीजिए। और समरूपी विभाजन समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, उसमें सबसे पहले आपको समरूपी विभाजन ही बताया गया था कोशिका विभाजन में। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण जो होता है, कौन सा दोस्तों, दूसरा चरण समरूपी विभाजन कहलाता है। समरूपी विभाजन या तो दोस्तों समरूपी विभाजन होता है, यह समसूत्री विभाजन की तरह होता है, समसूत्री विभाजन की तरह होता है। किसकी तरह दोस्तों, समसूत्री विभाजन की तरह होता है। इसमें दोस्तों जो गुणसूत्र होता है यह पुनः डबल हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है दोस्तों, डबल हो जाता है, 2n के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यह जो दोस्तों समरूपी विभाजन होता है यह समसूत्री विभाजन की तरह 5 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में दोस्तों, 5 चरणों में संपन्न होता है। लेकिन इसका जो पहला चरण होता है दोस्तों उसे इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज चरण में दोस्तों कोई विशेष काम नहीं होता है, केवल केंद्रक जो होती है दोस्तों, जो केंद्रक होता है, जो दोस्तों केंद्रक होता है दोस्तों, यह जल योजित होता है। क्या होता है दोस्तों, जल योजित होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स स्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला चरण आता है, दूसरा चरण प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसे प्रोफेज सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोफेज सेकंड, क्योंकि आप लोग विषम रूपी विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट पढ़े थे, ठीक है। तो ये प्रोफेज क्या हो जाएगा, सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है दोस्तों, क्रोमोसोम का बंटवारा होता है। आप समसूत्री विभाजन देख लीजिएगा दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो क्रोमोसोम्स होता है दोस्तों इसका बंटवारा होता है, जब बढ़ता है तो साथ साथ लेके डीएनए को भी बट जाता है। और इसी प्रोफेज की क्रिया में दोस्तों केंद्रक कला जो होता है वो गायब हो जाता है, केंद्रक कला गायब हो जाता है, केंद्रिका भी गायब हो जाती है। केंद्रिका भी क्या हो जाती है दोस्तों, गायब हो जाती है। केंद्रक कला, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाता है, क्रोमोसोम और डीएनए का बंटवारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली चरण आता है मेटाफेज। समसूत्री विभाजन में अगला चरण आता है मेटाफेज, लेकिन हम यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं इसलिए मेटाफेज सेकंड यह कहलाता है। क्या कहलाएगा, मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है दोस्तों, तुर्क धागे का निर्माण होता है। तुर्क धागे का निर्माण होता है। और तुर्क धागे का निर्माण हो जाने के बाद दोस्तों यह जो तुर्क धागा होता है यह सभी
सभी पदार्थों सभी पदार्थों या अंगों को सभी पदार्थों या अंगों को मध्य रेखा से बांध देती है। मध्य रेखा से बांध देती है। क्या कर देती है दोस्तों? बांध देती है। तो अर्थात दोस्तों मेटाफेज की क्रिया में क्या हो रहा है? बस विभाजन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या कहिए? विभाजन के लिए तैयार है। अब मतलब जैसे मान लीजिए कोशिकांग था दोस्तों, इसे बीच से बाहर दिया गया। इसके कारण मतलब अगर इसे काटा जाए तो इसके अंदर जो पदार्थ है, जो द्रव्य भरा हुआ है, वो बाहर ना निकले, इसलिए क्या किया जाता है? तुरंत धागे का निर्माण किया जाता है और बीच से बांध दिया जाता है। आ जाएगा दोस्तों? तो मेटाफेज क्रिया में होता है। इसके बाद दोस्तों अगला चरण आता है, इसे मिटा देते हैं। इसके बाद तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों? तीसरा चरण कहलाता है एनाफेज। एनाफेज क्रिया हमेशा यानी कि दोस्तों एनाफेज क्रिया बहुत ही कम समय लेता है या बहुत तीव्र होता है। तो एनाफेज जैसे फर्स्ट में पढ़े थे ऐसे एनाफेज सेकंड इसमें भी होता है। यहाँ बंध गया था सारा पदार्थ, तो यहाँ विभाजन हो जाता है। सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं? सभी पदार्थ या अंग जो होते हैं दोस्तों, अंग जो होते हैं कोशिका के अंदर जो होते हैं दोस्तों, वह क्या हो जाता है? दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में दोस्तों विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित हो जाती है एनाफेज की क्रिया में दोस्तों। और ध्रुवों की ओर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रियोल दोस्तों, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण दोस्तों जितने भी पदार्थ विभाजित हुए होते हैं वो विपरीत दिशा में, सेंट्रियोल के विकर्षण बल के कारण दोस्तों सभी विभाजित पदार्थ या अंग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर दोस्तों? ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ध्रुवों की क्या करते हैं दोस्तों? चले जाते हैं विभाजन के बाद। इस तरह से एनाफेज की क्रिया संपन्न हो जाती है और यह बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है दोस्तों। इसके बाद लास्ट चरण आता है, पांचवा चरण, टेलोफेज दोस्तों। टेलोफेज सेकेंड। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो पदार्थ गायब हुए रहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेलोफेज इसमें जो केंद्रक कला गायब हो गया था, जो केंद्रक कला अर्थात केंद्रक झिल्ली जो गायब हो गई थी वो, और केंद्रिका जो गायब हो गई थी वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। अर्थात केंद्रिका प्रकट हो जाती है, केंद्रक कला प्रकट हो जाता है, केंद्रक कला प्रकट हो जाती है दोस्तों। और जो ध्रुवों की ओर गए थे, ध्रुवों की ओर से सभी पदार्थ या अंग दोस्तों, पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, पुनः अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच पाए इसके लिए शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।